नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। टॉप न्यूज में हम आपको अगले आधे घंटे में बताएंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। साथ ही आपको बताएंगे खेल जगत के समाचार और व्यापार जगत से जुड़ी खबरें भी। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की भारत की प्रशंसा। कहा, भारत के विकास से बड़ा भारत का सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बताया स्वतंत्र सोच वाला नेता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से की बात। भारत ब्रिटेन के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर दोनों ने दिया जोर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति की बैठक मुंबई में आज। विश्व में आतंकवाद की नई चुनौतियों पर बनेगी रणनीति। देशों के बीच आतंकवाद विरोधी कार्रवाई में सहयोग बढ़ाने पर होगा जोर। ट्विटर पर एलन मस्क का राज। सीईओ पराग अग्रवाल, शीर्ष कानूनी कार्यकारी विजय गड्ढे पर गिरी गाज। दोनों को किया बर्खास्त। T20 विश्व कप में जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को 1 रन से हराया। आज मेजबान ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच होगा मुकाबला। और अब खबरें विस्तार से। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर से भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। पुतिन ने अपने भाषण में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक देशभक्त हैं और अपने देश की स्वतंत्र सोच को आगे बढ़ाने में सक्षम नेता हैं। पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन लोगों में से एक बताया जो स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करने में सक्षम हैं और एक सच्चे देशभक्त हैं। उन्होंने कहा कि भारत और रूस के बीच दशकों से विकसित विशेष संबंध हैं और दोनों ही देशों के बीच कुछ भी बकाया मुद्दा नहीं है। पुतिन मॉस्को में वल्दाई डिस्कशन क्लब की 19वीं वार्षिक बैठक में बोल रहे थे। पुतिन ने कहा, भारत ने ब्रिटेन की गुलामी से आधुनिक राज्य बनने के अपने विकास में जबरदस्त प्रगति की है। इसने ठोस विकास परिणाम हासिल किए हैं। भारत के विकास से उसका सम्मान और प्रशंसा बढ़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से बात की और दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यापक और संतुलित मुक्त व्यापार समझौते को जल्द से जल्द पूरा करने के महत्व पर सहमति जताई। दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर भी बातचीत हुई। भारतीय मूल के सुनक ने मंगलवार को ब्रिटिश प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला और इसके बाद से ये उनकी पहली बातचीत थी। इससे पहले ट्विटर पर ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई देते हुए कहा था कि हार्दिक बधाई ऋषि सुनक, जैसे ही आप यूके के प्रधानमंत्री बनते हैं मैं वैश्विक मुद्दों पर एक साथ मिलकर काम करने और रोडमैप 2030 को लागू करने के लिए तत्पर हूं। विशेष दिवाली ब्रिटेन के भारतीयों के जीवित पुल की कामना करती है। हम अपने ऐतिहासिक संबंधों को एक आधुनिक साझेदारी में बदलते हैं। ऋषि सुनक ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए ट्वीट किया और कहा कि वो इस बात से उत्साहित हैं कि दो महान लोकतंत्र एक साथ मिलकर काम करेंगे, क्योंकि आने वाले महीनों में और वर्षों में अपनी सुरक्षा और रक्षा आर्थिक साझेदारी को और गहरा करेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के सूरजकुंड में चल रहे राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस चिंतन शिविर को संबोधित करेंगे। चिंतन शिविर हरियाणा के सूरजकुंड में चल रहा है, जिसमें राज्यों के गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सुरक्षा बलों के महानिदेशक शामिल हैं। चिंतन शिविर में प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस भाषण में घोषित पंच प्राण के अनुसार आंतरिक सुरक्षा से संबंधित मामलों पर नीति निर्माण को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने चिंतन शिविर की अध्यक्षता करते हुए अंतर सीमा अपराधों से प्रभावी तरीके से निपटने को केंद्र और राज्यों की सामूहिक जिम्मेदारी बताया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आतंकवाद की रोकथाम रणनीति के तहत 2024 तक सभी राज्यों में राष्ट्रीय जांच एजेंसी का कार्यालय होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने उन एनजीओ के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं जो भारत के विकास में बाधा उत्पन्न कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर हो या पूर्वोत्तर या मादक पदार्थों की तस्करी, मोदी सरकार ने आंतरिक सुरक्षा के सभी मोर्चों पर सफलता हासिल की है। 2 दिवसीय चिंतन शिविर के दौरान साइबर अपराधों की जांच, महिला सुरक्षा और तटीय सुरक्षा सुनिश्चित करने सहित आंतरिक सुरक्षा से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा होनी है। रिसोर्स का रेशनल उपयोग बढ़ाने के लिए भी नई पद्धतियों को हमने ढूंढना पड़ेगा और रिसोर्स का इंटीग्रेशन कर राज्य के साथ भी इंटीग्रेशन कर रिसोर्स का कैसे बचाव हो सकता है उस दिशा में भी हमने आगे बढ़ना पड़ेगा। पूरे देश के राज्य एक दिशा में कानून और व्यवस्था की दृष्टि से आगे बढ़े, एक साझा रणनीति और साझा रोड मैप यहाँ से हम बनाकर जाए, ये हम सब से पूरे देश को अपेक्षा है। विश्व में आतंकवाद की नई चुनौतियों पर विचार विमर्श के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति यानी कि सीटीसी की विशेष बैठक आज मुंबई में आयोजित हो रही है। सीटीसी की इस बैठक में आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के बारे में सार्थक चर्चा होगी और साथ ही विभिन्न देशों के बीच आतंकवाद विरोधी कार्रवाई में सहयोग बढ़ाने पर विशेष रूप से जोर दिया जाएगा। यह बैठक संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में आयोजित की जाएगी, जो संयुक्त राष्ट्र सदस्यता और आतंकवाद विरोधी समिति कार्यकारी निदेशालय सीटीईडी के ग्लोबल रिसर्च नेटवर्क के अन्य संबंधित हितधारकों के सदस्य के लिए खुली होगी। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा कि भारत की उत्तर में विकास यात्रा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के गिलगित और बाल्टिस्तान के हिस्से में पहुंचने के बाद पूरी होगी। उन्होंने पड़ोसी देश के अवैध कब्जे से इन क्षेत्रों को वापस लेने के संबंध में संसद में 1994 में पारित एक प्रस्ताव का जिक्र करते हुए ये बात कही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शौर्य दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास की अपनी यात्रा अभी शुरू की है। जब हम गिलगित और बाल्टिस्तान तक पहुंच जाएंगे तो हमारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 निरस्त करने के केंद्र के फैसले से जम्मू कश्मीर में लोगों के खिलाफ भेदभाव खत्म हो गया। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ भेदभाव खत्म हुआ और इससे क्षेत्र में उम्मीद की एक नई किरण आई है। हमारी सेनाओं ने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय देते हुए दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और जम्मू कश्मीर समेत पूरे देश की संप्रभुता की रक्षा की। मानवता के धर्म के प्रति हमारी सेनाओं का चरित्र था जो साल दर साल और सुदृढ़ होता गया। आग में तप तप कर सोना जैसे दिन ब दिन निखरता जाता है, वैसे ही हमारी सेनाएं पिछले 75 सालों में तप तप कर निखरी हैं और उनको पहली तपिश 1947 में ही मिली थी, जिसकी रोशनी में उन्होंने अपने गौरवशाली इतिहास का पहला अध्याय लिखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख के दौरे पर हैं। आज रक्षा मंत्री लद्दाख में सीमा सड़क संगठन की ओर से निर्मित 75 परियोजनाओं का उद्घाटन कर जनता को समर्पित करेंगे। इन महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में कुलसारी के नजदीक बने 50 मीटर स्पान पुल, थराली ग्वालदन सड़क दोराहे के आसपास बने 40 मीटर बुसेरी पुल और लोल्टी में बने 35 मीटर स्पान पुल भी शामिल हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्य में एवियन इन्फ्लुएंजा के प्रकोप का जायजा लेने के लिए केरल में उच्च स्तरीय टीम तैनात की है। टीम एवियन इन्फ्लुएंजा प्रकोप की विस्तार से जांच करेगी और सिफारिशों के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। टीम राज्य द्वारा बताए जा रहे एवियन इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामलों के प्रबंधन के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों, प्रबंधन दिशा निर्देशों और प्रोटोकॉल के संदर्भ में राज्य के स्वास्थ्य विभागों की भी सहायता करेगी। और इसी के साथ टॉप न्यूज में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें, साथ ही नजर डालेंगे व्यापार और खेल जगत से जुड़े समाचार पर भी। बने रहिए हमारे साथ। Nature and
present you the Environment Series. Aim is to awake and aware people to protect our environment, be it climate or wildlife crisis, depletion of ocean resources, waste management issues. Only on Sunset TV. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों से पहले आइए एक नजर डालते हैं टॉप 10 हेडलाइंस पर। ब्रिटेन के विदेश सचिव जेम्स क्लीवलरी अपनी पहली आधिकारिक यात्रा के लिए शुक्रवार को भारत पहुंचेंगे। इस दौरान वो भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करने और राजनयिक संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करने के लिए नई दिल्ली की यात्रा करेंगे। राष्ट्रीय राजधानी में नगर निगम चुनाव की तैयारियों के मकसद से तैयार दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिकारियों को वार्डों के नए परिसीमन के अनुसार मतदान केंद्रों की मसौदा सूची तैयार करने का निर्देश दिया। दिल्ली नगर निगम चुनाव इस साल के अंत या अगले साल होने की प्रबल संभावना को देखते हुए आयोग ने निर्देश दिया कि सभी मतदान केंद्र भूतल पर स्थित होने चाहिए और प्रत्येक मतदान केंद्र में 1500 से अधिक मतदाता नहीं होने चाहिए। राज्य निर्वाचन आयोग ने आधिकारिक आदेश में कहा, दिल्ली के राज्य चुनाव आयोग है। दिल्ली भाजपा ने छठ पर्व के दौरान श्रद्धालुओं की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 9560499922 जारी किया है। हेल्पलाइन के माध्यम से छठ पर्व के दौरान श्रद्धालुओं को उनकी जरूरतों को पूरा किया जाएगा। धामनगर उपचुनाव के लिए प्रचार तेज होने के साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज भाजपा के उम्मीदवार सूर्यवंशी सूरज स्थिति प्रंजना को समर्थन देने के लिए मैदान में उतरेंगे। प्रधान धामनगर प्रखंड मुख्यालय से 2 दिनों की पदयात्रा करेंगे। पार्टी के 40 स्टार प्रचारकों में केंद्रीय मंत्री सूर्यवंशी के लिए वोट मांगने के लिए रोड शो भी किया जाएगा और जनसभाओं को संबोधित किया जाएगा। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना से मिलेंगे और आप सरकार के दिल्ली की योगशाला कार्यक्रम को बंद करने के कथित प्रयासों का मुद्दा उठाएंगे। केंद्रीय मत्स्य पालन और सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन मिनी सचिवालय कुलगाम में प्रदर्शित विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण करने और विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। डॉक्टर मुरुगन मिनी सचिवालय कुलगाम से एक मैरिज हॉल की आधारशिला भी रखेंगे। आम आदमी पार्टी गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए अपना अभियान शुरू करेगी। दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान 28 अक्टूबर से 3 दिनों में 6 सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक आज भुवनेश्वर में 3 दिवसीय यात्रा बाजार 2022 का उद्घाटन करेंगे। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने गुरुवार को कहा कि असम के साथ सीमा मुद्दों से संबंधित अगले चरण की बातचीत अगले कुछ हफ्तों में होगी। दुर्गा पूजा और दिवाली की छुट्टियों के कारण दोनों राज्यों के बीच सीमा संबंधी अगले दौर की बातचीत में देरी हुई। और केंद्र सरकार ने कोयंबटूर में एक मंदिर के पास पिछले दिनों हुए विस्फोट के मामले की जांच एनआईए को सौंपने का फैसला किया है। तमिलनाडु सरकार ने रविवार को हुए विस्फोट के मामले में एनआईए से जांच कराने की सिफारिश की थी। और आइए अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रमुख आर्थिक सलाहकार ने देश की अर्थव्यवस्था पर आई जीडीपी रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर तीसरी तिमाही की जीडीपी रिपोर्ट आर्थिक सुधार की ओर इशारा करती है, लेकिन यह कोई मंदी का संकेत नहीं है। आपको बता दें कि जुलाई से सितंबर तक अमेरिकी अर्थव्यवस्था उम्मीद से बेहतर 2.6% वार्षिक दर से बढ़ी है। इतना ही नहीं, उच्च मुद्रास्फीति और ब्याज दरों पर भी अब काबू पा लिया गया है। Today the GDP results came out and the economy in fact is growing. In fact, the economy grew at 2.6% rate last quarter, and although it may not feel like it for everyone, people's incomes went up last quarter more than inflation went up.
वहीं पेंटागन की ओर से जारी रक्षा रणनीति रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में रूस के युद्ध के बावजूद चीन संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती बना हुआ है। पेंटागन के मुताबिक बीजिंग से खतरा यह निर्धारित करेगा कि अमेरिकी सेना भविष्य के लिए कैसी और किस तरह की तैयारी करती है। पेंटागन ने एक रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि चीन हिंद प्रशांत में अमेरिकी गठबंधनों को कमजोर करने और अपनी सीमा का इस्तेमाल पड़ोसी देशों को डराने धमकाने के लिए कर रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध को करीब 8 महीने हो गए हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच जंग का सिलसिला अब भी लगातार जारी है। इस बीच यूक्रेन ने दक्षिणी शहर खेरसोन पर हमला किया। आपको बता दें कि यूक्रेनी शहर खेरसोन पर मौजूदा समय में रूस का कब्जा है, जिसके वापस लेने की कोशिश में यूक्रेनी सेना जुटी हुई है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका ने एक बार फिर यूक्रेन को सहायता देने का ऐलान किया है। अमेरिका यूक्रेन को $275 मिलियन की अतिरिक्त सैन्य सहायता भेजेगा। वहीं रूस यूक्रेन डर्टी बम के आरोप प्रत्यारोप के बीच संयुक्त राष्ट्र की परमाणु एजेंसी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि डर्टी बम के रूस के दावों की वो जांच करेगी और जल्द इस मामले में सच्चाई सामने लाई जाएगी। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि वो यूक्रेन में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेबनान और इजरायल ने अमेरिका की मध्यस्थता वाले समुद्री सीमा समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और समझौते की प्रतियां तटीय सीमावर्ती शहर नकोरा में संयुक्त राष्ट्र को सौंप दी है। समुद्री सीमा का सीमांकन करने का समझौता ऊर्जा मामलों के अमेरिकी दूत अमोस होचस्टीन द्वारा मध्यस्थता के महीनों की बातचीत के बाद आया है। यह समझौता दोनों देशों के बीच संबंधों में एक बड़ी सफलता को चिन्हित करेगा। आपको बता दें कि समुद्री सीमा विवाद को लेकर 1948 से इजरायल युद्धरत है। वहीं नाइजीरिया की राजधानी अबुजा में बढ़ते आतंकवादी हमलों के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने राजनयिक कर्मचारियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। अमेरिका ने अपने गैर आपातकालीन राजनयिक कर्मचारियों और उनके परिवारों को आतंकवादी हमलों के बढ़ते जोखिम का हवाला देते हुए नाइजीरियाई राजधानी अबुजा छोड़ने का आदेश दिया है। इराक के प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक इराकी संसद ने नई सरकार को अपनी मंजूरी दे दी है। ईरानी सांसदों ने गुरुवार को प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी की अगुवाई वाली एक नई सरकार को मंजूरी दी है। इराकी संसद के इस कदम को पिछले साल चुनाव के बाद शिया मुस्लिम गुटों और घातक हिंसा के बीच एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक तपेदिक से संक्रमित लोगों की संख्या विश्व स्तर पर कई वर्षों में पहली बार बढ़ी है। संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी ने कहा कि 2021 में दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक लोग तपेदिक यानी कि टीबी से बीमार हुए। यह आंकड़ा 2020 की तुलना में 4.5% अधिक है। इस दौरान करीब 1.6 मिलियन लोगों की मौत भी हुई। WHO ने कहा कि करीब 4,50,000 मामलों में दवा प्रतिरोधी टीबी से संक्रमित लोग शामिल हैं, जो 2020 की तुलना में 3% अधिक है। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद आइए अब नजर डालते हैं आर्थिक जगत की खबरों पर बिजनेस बस के जरिए। दुनिया का अग्रणी माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप ट्विटर अब विश्व के सबसे रईस एलन मस्क का हो गया है। मस्क ने इसकी कमान संभालते ही CEO पराग अग्रवाल समेत कई शीर्ष अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। टेस्ला के CEO एलन मस्क शुक्रवार को ट्विटर के अधिग्रहण की समय सीमा खत्म होने से पहले इसके नए मालिक बन गए हैं। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक मस्क के मालिक बनने के बाद ही ट्विटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO पराग अग्रवाल को और साथ ही मुख्य वित्तीय अधिकारी नेट सेगल को बर्खास्त कर दिया गया। उन्हें ट्विटर के मुख्यालय से बाहर निकलवाए जाने की भी खबर है। नौकरी से निकाले गए शीर्ष अधिकारियों में ट्विटर की लीगल टीम की प्रमुख विजया गाड्डे भी शामिल है। वहीं RBI ने 3 नवंबर को मौद्रिक नीति समिति की विशेष बैठक बुलाई है। इसमें महंगाई को लगातार 3 तिमाहियों तक 6% से नीचे रखने में केंद्रीय बैंक के नाकाम रहने से जुड़ी रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
आरबीआई अधिनियम की धारा 45 ZAN के प्रावधानों के अनुरूप एमपीसी की 3 नवंबर को विशेष बैठक बुलाई गई है। इस धारा में प्रावधान है कि महंगाई को तय सीमा के भीतर रख पाने में नाकाम रहने पर केंद्रीय बैंक को इस संबंध में सरकार को रिपोर्ट देनी होती है। राष्ट्रमंडल महासचिव पैट्रिसिया स्कॉटलैंड ने अन्य सदस्य देशों के साथ अपनी अग्रणी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई तकनीक साझा करने के भारत के प्रस्ताव का स्वागत किया है और इस कदम को संभावित परिवर्तनकारी बताया है। यूपीआई एक तत्काल रियल टाइम भुगतान प्रणाली है जो इंटर बैंक पीयर टू पीयर यानी कि P2P लेनदेन की सुविधा प्रदान करती है। लेनदेन में आसान चरणों में मोबाइल के माध्यम से किया जाता है। इसके अलावा यूपीआई लेनदेन के लिए अब तक कोई शुल्क लागू नहीं है। राष्ट्रमंडल सदस्य देशों के बीच भारत ने अपनी अग्रणी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई तकनीक साझा करने का प्रस्ताव पेश किया, जिसे राष्ट्रमंडल महासचिव पैट्रिसिया स्कॉटलैंड सहित अन्य सदस्य देशों ने भी सराहा। उधर क्रिसिल ने दावा किया है कि प्राकृतिक गैस की कीमतों में तेजी से चालू वित्त वर्ष में खाद्य सब्सिडी 40,000 करोड़ बढ़कर 2.55 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंच सकती है। 2022-23 के बजट में खाद्य सब्सिडी पर 2.15 लाख करोड़ खर्च होने का अनुमान था। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने रिपोर्ट में कहा है कि प्राकृतिक गैस खाद्य निर्माण के लिए प्रमुख कच्चा माल है, लेकिन फरवरी में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से प्राकृतिक गैस के दाम कई गुना बढ़ चुके हैं। रूस प्राकृतिक गैस का दुनिया का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश है। और अब बात खेल जगत से आने वाली बड़ी खबरों की। ऑस्ट्रेलिया में चल रहे T20 विश्व कप के दौरान गुरुवार को हुए मुकाबले में जिम्बाब्वे ने बड़ा उलटफेर करते हुए पाकिस्तान को 1 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे की टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 130 रन बनाए, जिसके जवाब में उतरी पाकिस्तान की टीम 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 129 रन ही बना सकी। पाकिस्तान को जीत के लिए आखिरी गेंद में 2 रनों की जरूरत थी, लेकिन वो 1 ही रन ले पाई और इस तरह से उसे 1 रन से हार का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान की ये लगातार दूसरी हार है और इसी के साथ उसकी अंतिम 4 में जगह की संभावना भी कम हो गई है। ऑस्ट्रेलिया में चल रहे T20 विश्व कप के दौरान आज ग्रुप ए के 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला अफगानिस्तान और आयरलैंड के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मेलबोर्न के मैदान में खेला जाएगा। यह मैच सुबह 9:30 बजे से शुरू हो जाएगा। अफगानिस्तान को अभी अपनी पहली जीत की तलाश है, जबकि आयरलैंड की टीम इंग्लैंड को हराकर उलटफेर कर चुकी है। ऐसे में अगर अंतिम 4 की अपनी संभावना को बनाए रखना है तो अफगानिस्तान को आज का मुकाबला हर हाल में जीतना होगा। आज के दिन का दूसरा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। दोनों ही टीमें अब तक 2 मैच खेल चुकी हैं, जिसमें से उन्हें 1 में जीत और 1 मैच में हार मिली है। ऐसे में अंतिम 4 में अपनी उम्मीदों को मजबूत करने के लिए दोनों ही टीमों को जोर लगाना होगा। यह मुकाबला मेलबर्न के मैदान में दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। और इसी के साथ टॉप न्यूज में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको छोड़े जाते हैं आज के दिन यानी कि 28 अक्टूबर के दिन से जुड़े इतिहास के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, देखते रहिए सनसेट टीवी। तब तक के लिए नमस्कार। 28 अक्टूबर साल 1886 में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को स्थापित किया गया। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में लिबर्टी द्वीप पर स्थित एक विशालकाय प्रतिमा है। इस प्रतिमा को फ्रांस के लोगों द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका को उपहार स्वरूप भेंट किया गया। इसे फ्रांसीसी मूर्तिकार फ्रेडरिक बार्थोल्डी द्वारा डिजाइन किया गया। यह मूर्ति एक रोमन स्वतंत्रता देवी की है। यह प्रतिमा संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में स्थित है, जिसे समुद्र के रास्ते आने वाले अप्रवासियों के स्वागत के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। 28 अक्टूबर साल 2002 से विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाने की शुरुआत हुई। यह दिन वर्ष 1892 में पेरिस के ग्रिविन संग्रहालय में चार्ल्स एमिल रेनॉट के
थिएटर ऑप्टिक के पहले सार्वजनिक प्रदर्शन की याद दिलाता है। साल 2002 में इस दिन की घोषणा अंतर्राष्ट्रीय एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन ASIFA ने की, जो यूनेस्को का एक सदस्य है। आज का दिन एनिमेशन की कला का उत्सव मनाने और एनिमेटेड फिल्मों के बारे में बताता है। इसके साथ ही यह दिन एनिमेटेड आर्ट के पीछे कलाकारों, वैज्ञानिकों और तकनीशियनों को भी पहचानने के लिए मनाया जाता है। 28 अक्टूबर साल 1867 को मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल का जन्म ब्रिटेन में हुआ। वे भगनी निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे स्वामी विवेकानंद की शिष्या थीं। स्वामी विवेकानंद के आकर्षक व्यक्तित्व, निरहंकारी स्वभाव और भाषण शैली से वे अत्यधिक प्रभावित हुई, जिसके बाद उन्होंने स्वामी जी को अपना आध्यात्मिक गुरु माना और साथ ही भारत देश को अपनी कर्म भूमि बनाई। उनके गुरु स्वामी विवेकानंद ने उन्हें सिस्टर निवेदिता का नाम दिया। भगनी निवेदिता ने भारत में स्वामी विवेकानंद के विचारों के प्रसार के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया।